यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। बुनाई का चलन शुरू होने के बाद जब लोग रेशों से बने कपड़े पहनने लगे, तब उन कपड़ों को साफ करना भी जरूरी हो गया। केवल अपने शरीर की सफाई करना ही काफ़ी नहीं था। जो कपड़े लोग पहनते थे उनकी सफाई भी जरूरी थी। प्रारंभ में कपड़ों को पत्थर पर कूटकर या खुरदरी रेत से रगड़कर और मेल को स्थानीय नालों में धोकर साफ किया जाता था। कपड़ा निर्माण के आविष्कार के प्रारंभिक दिनों में वस्त्रों से दाग धब्बे हटाने का कोई तरीका नहीं था। कपड़े धोने के वैज्ञानिक तरीके की खोज होने से पहले अधिकांश लोग तब तक कपड़े पहने रहते थे जब तक वे फट नहीं जाते थे। निश्चित ही यह स्वास्थ्यकर नहीं था और इससे त्वचा में घाव और खुजली हो जाया करती थी। विशेषकर शुष्क उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु वाली परिस्थितियों में। भारत में इतिहास के किसी बिंदु पर कपड़ों की धुलाई से संबंधित लोगों ने एक विशेष प्रकार की खारी मिट्टी खोज निकाली जिसमें कपड़े को नुकसान पहुंचाए बिना दाग और मैल हटाने का गुण था। आमतौर पर इसे मिट्टी का साबुन कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कपड़े धोने वाली जातियों को धोबी कहा जाता है। मिट्टी के साबुन और भाप का प्रयोग ने केवल दाग धब्बे हटा देता था, बल्कि कीटाणुओं को भी मार देता था। हालांकि कपड़े धोने की मशीनें और आधुनिक डिटर्जेंट टिकिया और पाउडर शहरी भारत में आम हैं। ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्सों में भाप और मिट्टी के साबुन की सहायता से कपड़े साफ करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। गांवों में धोबी सभी समुदायों और जातियों के गंदे कपड़े धोते हैं। धोबियों ने सदियों से एक ऐसा काम करके जिसमें धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है, बाकी आबादी को बीमारियों से बचाया है। पैरा आमतौर पर धोबी बहते हुए पानी या पानी के होजों में कपड़े धोते हैं। ऐसे स्थान धोबी घाट कहलाते हैं। धोबी हर घर से सुबह कपड़े इकट्ठा करके उन्हें घाट पर ले जाते हैं। घाट पर धोने और सुखाने से पहले वे कपड़ों को मिट्टी के साबुन सहित गलाते हैं और फिर भाप में रखते हैं। शाम को धोबी कपड़ों को उनके सही घरों में पहुंचा देते हैं। वे अपनी पैनी याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। यह विडंबना ही है कि जिन लोगों ने कपड़े साफ करने के विज्ञान की शुरुआत की, उन पर ही बाद में अपवित्र जाति का ठप्पा लगा दिया गया। भारत में मिट्टी के साबुन के रासायनिक गुणधर्मों की खोज करने वाले लोगों को शूद्र कहा गया और उन्हें जाति व्यवस्था में नीचा स्थान दिया गया। वैज्ञानिक सोच वाली अन्य उत्पादक जातियों की तरह जिन्हें हमने पीछे देखा है, धोबियों को भी औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया। उन्हें धार्मिक क्षेत्र में भी समानता नहीं दी गई। आज धोबियों को कई राज्यों में पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला हुआ है। कुछ राज्यों में उन्हें अनुसूचित जाति भी माना गया है। गधों के साथ उनके संबंध के कारण भी धोबियों का मजाक बनाया जाता रहा है। धोबियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जानवर गधा या खच्चर होता है। गधा
कपड़ों के भारी बोझ को मुख्य गांव से कपड़े धोने के स्थान तक ले जाने के लिए वाहन का काम करता है। पैरा, जो लोग अज्ञानतावश धोबियों की निंदा करते हैं, उन्हें धुलाई के विज्ञान की खोज करने वाले इस समुदाय से सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए, जहां अधिकांश परिवारों में केवल महिलाएं कपड़े धोती हैं और अन्य घरेलू सफाई गतिविधियों का भार उठाती है। वहीं धोबियों में महिलाएं और पुरुष दोनों धुलाई का काम करते हैं। जिन परिवारों में कपड़े धोने की मशीनें होती हैं, उनमें भी आमतौर पर महिलाएं ही इन मशीनों को चलाती हैं। घरेलू मजदूरी में लगे व्यक्तियों में भी महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है। सभी जातियों और समुदायों के पुरुषों और लड़कों को धोबी बिरादरी के पुरुषों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जो अपनी स्त्रियों के साथ मिलकर कपड़े धोते हैं। कोई भी अच्छा समाज महिला पुरुष और लड़के लड़की के बीच श्रम को लेकर भेदभाव नहीं करता। पैरा, स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए दोनों पहियों अर्थात स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का सहयोग और सामंजस्य जरूरी है। यदि इनमें एक भी छोटा या बड़ा हुआ तो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। इसी तरह समाज और देश की उन्नति के लिए पुरुषों की नहीं, नारियों के योगदान की भी उतनी आवश्यकता है। नारी अपना योगदान उचित रूप में दे सके, इसके लिए उसे बराबरी का स्थान मिलना चाहिए तथा यह जरूरी है कि समाज लड़के और लड़की में कोई भेद न करे। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यद्यपि दोनों की शारीरिक रचना में काफ़ी अंतर है, फिर भी जहाँ तक मानवीय गुणों की बात है, वहाँ नारी में ही अधिक मानवीय गुण मिलते हैं। पुरुष जो स्वभाव से पुरुष होता है, उनमें त्याग, दया, ममता, सहनशीलता जैसे मानवीय गुण नारी की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं। नर जहाँ क्रोध का अवतार माना जाता है, वही नारी वात्सल्य और प्रेम की जीती जागती मूर्ति होती है। प्राचीन काल में नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। उस काल में नारी को सहधर्मिणी, गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता था। समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मध्यकाल तक आते आते नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। मुसलमानों के आक्रमण के कारण नारी को चारदीवारी में कैद होना पड़ा। मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया। वह पर्दे में रहने को विवश कर दी गई। इस काल में उसे पुरुषों की दासी बनने को विवश किया गया। उसकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगाकर उसे चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया। पुरुषों की दासता और बच्चों का पालन पोषण यही नारी के हिस्से में रह गया। नारी को अवगुणों का भंडार समझ लिया गया। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।